यही है कि कौन सा 13 है ना, ठीक है। तो इन्होंने कैसे बनाया सेक्शन बी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बताओ जिन लोगों ने ट्राई किया है, डाउट्स चैट में बताओ, या फिर हाँ कौन सा सेकेंड 2। तो 2 नंबर जो है ये क्या बोल रहा है कि कंसीडर द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एफ एक्स एन, मतलब वो CDF है। हेंस कंसीडर फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट। पहला कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, x टेंस टू इंफिनिटी DFT अपॉन t। तो DFT का मतलब ये हो गया है ना, और FT की लिमिट x टू इंफिनिटी है, t की लिमिट x टू इंफिनिटी है। DFT को ओपन करोगे ना, DFT क्या होगा कि डेरिवेटिव करोगे तो PDF इंटू dt, तो FT अपॉन t dt ऐसे ही बन जाएगा। ये ऑप्शन है ना, पहला स्टेटमेंट है ये। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सो क्या आएगा ये fx किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, ऐसा कह रहा है ना। x टेंस टू इंफिनिटी है, बताओ तो इसमें क्या है, ये तो इंफिनिटी से इंफिनिटी लिमिट हो गई। और दूसरा केस जो है, जो सेकेंड स्टेटमेंट है, उसमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, है ना, x और जो है x टू इंफिनिटी 1 बाई, ये भी ऐसे ही है, FT बाई टी dt कर दो चाहो तो, ये भी 0 होगी। एंड तीसरा में क्या कह रहा है, x टेंस टू माइनस इंफिनिटी, तो यहाँ x लिखना रह गया, ये दोनों में x ही होगा यहाँ पे, मतलब फंक्शन सेम ही है ना। अच्छा x बाहर है इसमें, तो यहाँ पे तो x यहाँ भी है और वहाँ भी है, दोनों है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट में क्या है कि लिमिट x टेंस टू माइनस इंफिनिटी, हाँ लेकिन नहीं कहीं, अच्छा x भी तो था बाहर, यहाँ मैंने x ध्यान नहीं दिया ना, यहाँ सेम ही है ना, लेकिन थोड़ा सा ना, हाँ एक मिनट, जैसे x और इसमें माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये भी 0 है, और यहाँ लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x, और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी 1 बाई टी और इनटू में FT dt बाई।
चलो तो डिसाइड करते हैं कैसे आएगा। तो पहला में क्या, इन्फिनिटी, एक्स को इन्फिनिटी रख दो तो इन्फिनिटी इनटू, और यहाँ इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया, तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ अगर पुट करो तो 0 हो जाएगा ना वैल्यू। अच्छा एक काम कर सकते हो, तुम्हें अगर वैसे दिक्कत हो ना तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, है ना, और अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, यहाँ पे इन्होंने कुछ कहा तो है नहीं, कंसीडर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, है ना, बी एफ एक्स है ऐसा, तो बताओ क्या होगा। सर यूनिफॉर्म कंसीडर कर ले। अगर कोई पीडीएफ ले लेते हैं, मान लीजिए चलिए यूनिफॉर्म ही ले ले, अगर हम यूनिफॉर्म 0 1 ले लेते हैं, अगर यूनिफॉर्म 0 1 लेंगे तो लिमिट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है, तो है ना, अभी किसी ने कुछ फिक्स तो किया नहीं है कि जिन जनरल सीडीएफ की बात, नॉर्मल में सर माइनस फिक्स होता है नॉर्मल में। नहीं यहाँ तो मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया ना, कोई बात नहीं, जैसे तो रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे ना, अदरवाइज 0 हो जाता है ना वो, तो जैसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो अगर मैं यूनिफॉर्म मान लो 0 1 ले लेता हूँ, तो 0 to 1 में पीडीएफ की वैल्यू 1 है, और अदरवाइज पीडीएफ की वैल्यू 0 है, तो 0 हो जाएगी, तो हम सिर्फ 0 to 1 कर देंगे उसको इस तरह से। तो क्या आएगा उस केस में, देखो क्या आता है, तुम पीडीएफ को फिक्स कर दो, है ना, यू कंसीडर सम स्पेसिफिक पीडीएफ, मान लो यूनिफॉर्म 0 1 है, तो एफटी की जगह 1 रख दो, अब देखो क्या होता है, लिमिट भी 0 से 1 में कन्वर्ट कर लो इसको, मतलब उसके हिसाब से 1 पे रेस्ट्रिक्ट कर देना, फिर क्या आएगा इसका आंसर, है ना, तो इसको इस तरह से अप्रोच करो। तो यहां हो जाएगा जैसे x2 1, अच्छा, और यहां जैसे x2 1 जो है तो इन्फिनिटी है, तो 1 से इन्फिनिटी तो वैसे ही वो तो 0 हो जाएगा, तो 0 ही आ जाएगी डायरेक्टली, तो पहला तो ओके हो जाएगा, क्योंकि देखो ये इन जनरल ट्रू है ना, मतलब ये स्टेटमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट ऐसे ट्रू है तो ये किसी भी सीडीएफ के लिए ट्रू होगा, अगर एक भी ऐसा सीडीएफ मिल गया जिसके लिए फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, चूंकि हमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पे कोई भी सीडीएफ लेंगे तो उसके लिए स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो हर सीडीएफ के लिए ट्रू होगा, तो एग्जांपल हम ले रहे हैं उसके लिए भी ट्रू रहेगा, मतलब तो अभी जस्ट हम देख रहे हैं वैल्यू क्या आएगी, एक पर्टिकुलर सीडीएफ के लिए जो आएगी वही बाकी सीडीएफ के लिए भी आएगी, जनरल क्वेश्चन है ना, तो अगर आंसर 0 आ रहा है किसी एक सीडीएफ के लिए तो कोई भी और सीडीएफ लेंगे, मतलब पीडीएफ यहाँ पे है, यहाँ सीडीएफ था तो उसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, तो उसके हिसाब से आंसर हर केस में सेम है ना, 0 आया हुआ है, तो ये कहना चाह रहा है सीडीएफ तुम कुछ भी ले लो, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो सब में आंसर 0 ही आएगा, तो हम अगर कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे तब भी 0 आएगा, तो यही चेक करना है। तो क्या होगा देख लो, बोल रहा हूँ 1/t हो जाएगी, x2 इन्फिनिटी है, और यहाँ मतलब इन्फिनिटी का रेस्ट्रिक्ट कर लेना, पीडीएफ को 1 रखोगे, क्या होगा यहाँ पे, मैं पहला स्टेटमेंट ट्राई करता हूँ, देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, x टाइम, जब मैं अगर 1 रख रहा हूँ तो 1/t, मतलब dft है ना, तो आपको पता है dy बराबर कैसे ब्रेक करते हैं, तो d है ना, यहाँ अपॉन dt इंटू dt कर दिया, तो सीडीएफ का डेरिवेटिव पीडीएफ, सो ये 1/t dt, अब इसका जो है हमें पता है कि अपर लिमिट 1 ही रहेगी, x पता नहीं क्या है ना, अभी तो x से इन्फिनिटी है तो x रहे, तो लिमिट बाद में यूज करेंगे ना, ये लिख दिया मैंने, तो इसका लिमिट इंटरचेंज भी करेंगे, इन्फिनिटी से 1 तो इंटरचेंज कर सकते हो तुम माइनस लगा के, है ना, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बाकी केस में ऐसे ही 0 रहेगा वो, 0 से 1 वाला केस हम लेंगे, बाकी तो ऐसे है ना, ये 0 ही आना है इसको, तो इसको तो माइनस लगा दो, अगर माइनस टाइम कर दो, है ना, माइनस, और ये 1 से x कर दो, 1/t dt, तो ये क्या होगा, तो x log x का आंसर क्या आता है, सर x log x का 1 आ रहा है, ऐसे log x के ऊपर एक्सपेंशन खोल ले तो 1/x बाहर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारे टर्म्स तो 0 हो जाएंगे, तो फर्स्ट टर्म बचती है, जैसे 1 आ रही है।
फाइन आंसर नहीं, जीरो चाहिए तो Zero यहाँ is- लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमने अभी कैसे वैल्यू रखी है यहाँ पे, जैसे अगर इसको हम ब्रेक करें लिमिट में, हाँ, जैसे हमने यहाँ पे लिमिट क्या दे रखा है x टू इन्फिनिटी, तो हमें तो 0 से 1 में ही 1 लेना है ना, बाकी केस में तो 0 लेना पड़ेगा मुझे। जैसे अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ यूनिफॉर्म 0 1, जैसे x अगर मैं ले रहा हूँ यूनिफॉर्म 0 1, तो हमारा सपोर्ट सिर्फ 0 1 है, अदरवाइज 0 होगा। जैसे हम जो 1 लिख रहे थे अभी, जैसे क्या लिखा मैंने कि ये पीडीएफ है, पीडीएफ 1/t dt कर रहा हूँ, तो ये तभी कर सकता हूँ जब यह लिमिट 0 से 1 होगी, अदरवाइज तो 0 ही रखना पड़ेगा ना मुझे। तो जैसे अभी क्या लिखा था हमने 1 से इंफिनिटी, तो वो तो 1 से इंफिनिटी तो आउटसाइड रीजन आ गया ना, मतलब सपोर्ट के बाहर आ गया, सपोर्ट के बाहर तो वैसे ही 0 हो जाएगा। पीडीएफ की वैल्यू इस केस में हम क्या लिखते हैं, अगर ft में लिखूं तो 1 जब x 0 1 है एंड 0 अदरवाइज, ठीक है, तो ऐसा होगा कि 0 से 1 में है तो 1 और 0 अदरवाइज। तो यहां से सर तो यहाँ से x टेंड्स टू 1 लिखेंगे ना, क्योंकि तो इन्फिनिटी मतलब 1 ही हो गया उसका मैक्स। नहीं तो वही पूछे, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो क्या होगी वैल्यू। तो यहाँ हो क्या रहा है, देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, x टू इन्फिनिटी है और ft अपॉन t dt है ना, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में पीडीएफ की वैल्यू क्या लोगे तुम, या वैसे भी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगी ये, वैसे भी 0 ही हो जाएगी। या अगर मान लो मैं x को है ना वेरी लार्ज नंबर लेके चलता हूं, तो x मेरा वेरी लार्ज नंबर है, तो लार्ज नंबर टू इन्फिनिटी होगा, तो उस केस में पीडीएफ की वैल्यू क्या है मेरी, 0 ही होगी तब भी। सर लेकिन ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन जाएगा, क्योंकि x भी बाहर है तो इन्फिनिटी इनटू 0। हाँ लेकिन दूसरा वाला एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, जैसे ये एग्जैक्टली 0 है, ये टेंस टू 0 होगा, मतलब टेंस टू इन्फिनिटी है ना। जैसे क्या होता है जब आप लोग ये फाइंड कर रहे होते हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होते हैं x का, या है ना, कभी इस तरह का सिचुएशन आता है ना, लिमिट h टेंस टू 0 और मान लो आता है 0 अपॉन h, इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या ये 0 अपॉन 0 है, नो सर इंडिटरमिनेट नहीं बनेगा। हाँ ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि 0 तो जस्ट 0 हो गया, क्योंकि ये एग्जैक्ट 0 है और ये टेंस टू 0 है, तो ये 0 के आसपास का नंबर होगा, 0.001 टाइप का। तो यहाँ पे क्या है कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 0 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि पीडीएफ एग्जैक्टली 0 आ जाएगी। हमने लिमिट पुट नहीं किया अभी, जैसे मैं बता रहा हूँ x बहुत लार्ज नंबर है बिना x पुट किए, तो इस ये जो पीडीएफ 0 हो जाएगी, क्योंकि ये x टू इन्फिनिटी है, हमारा पीडीएफ 1 तभी होगा जब x 0 टू 1 होगा इस केस में। तो वैसे x टू इन्फिनिटी में इस पीडीएफ को 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 नहीं रख सकते ना। 1 पीडीएफ कब ले सकते हैं, जब हम श्योर है कि x की वैल्यू 0 टू 1 में है, तभी रख सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स 0, तो लिमिट की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो इंटीग्रल ही 0 हो गया डायरेक्टली बिना लिमिट पुट किए इस एग्जांपल के थ्रू। या कोई भी लेंगे, आप कोई दूसरा पीडीएफ ले लो, ग्रुप में देखिए सर, ऑफिशियल ग्रुप में, ऑफिशियल स्टूडेंट ग्रुप में तो मैंने इसका सॉल्यूशन भेज दिया सर। अच्छा ये क्या सॉल्यूशन किया हुआ है, कहाँ पे, थ्योरम है क्या, अच्छा हाँ सर ये थ्योरम है सर, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है एग्जाम में। हाँ ये तो और थ्योरम, बहुत बार आ चुका है सर। अच्छा ये जैसे जब हम खाते थे। ओके, तो डीएफटी में इन्होंने क्या किया है, ये तो प्रूफ किया उससे, किससे, बाई पार्ट लगा के, बाई पार्ट लगाई, इनइक्वालिटी लगाए, अच्छा तो ये 0 आ गया ना, 0 ही होगा, वही बोल रहा हूँ। ये एक्चुअली ये 4 स्टेटमेंट है, इन चारों को थ्योरम बना दिया है ना, यही है टी सर के। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन। हाँ कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पे ये है ना थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो थ्योरम के स्टेटमेंट याद है, ठीक है, नहीं तो एग्जांपल एक 0 आएगा। वैसे ही दूसरे में पुट करेंगे तो यहाँ x टेंस टू 0 है,
अब 0 से इन्फिनिटी, मैं तो एग्जांपल से कर रहा हूँ, प्रूफ है ना, ग्रुप में भेज दिया है, प्रूफ देख सकते हो आप लोग क्या किया है। सर ये क्वेश्चन सर बीएससी वालों को किया करवाया था मैंने पिछले साल। हाँ तो प्रूफ देखना पड़ेगा तुम्हें, डीएफटी है ना, इस तरह से ये है, मतलब ये स्टेटमेंट है प्रॉपर, एक क्वेश्चन हो गया ना, मतलब क्या बोलते हैं उसे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है या थ्योरम टाइप का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। प्रूफ करके देखो, फिर ऐसे ही बाकी एग्जांपल में करके देखो तो क्या होगा। यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो x टेंस टू 0 माइनस, तो यहाँ पे कुछ अलग आंसर भी आएगा, लेकिन बाहर जो x है वो उसको 0 बना देगा, वैसा कुछ होगा नहीं, तो उस तरह से करना पड़ेगा। ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, प्रूफ करना पड़ेगा तुम्हें, फिर ये चीज है। हालांकि प्रूफ यहाँ किया है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ रट्टा मारना है, मतलब अपने हिसाब से तुम सोच सकते हो क्या होगा। ठीक है ना, तो इसको प्रूफ हमारे ग्रुप में भेज दिया, वो देख लो, या तो इसको तुम एग्जांपल लेके फिर से अप्रोच करो वैसे ही। फिर यहाँ भी ऐसे ही है, 0 to 1 में आना पड़ेगा हमें। जैसे मान लो लास्ट ऑप्शन है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो जैसे यहाँ पे है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो अगर हम एग्जांपल यूनिफॉर्म 0 1 ले रहे हैं, तो हम पीडीएफ को 1 रखेंगे कब, जब ये 0 to 1 हो, तो तब सॉल्व करके देखो क्या आता है। अगर ये फोर्थ स्टेटमेंट जो है अगर हम सॉल्व करें तो x, अब यहाँ 0 to 1 1/t dt, तो यहाँ इजिली मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि अदरवाइज ये खुद ही 0 हो गया होगा, तो इसी ऑप्शन से पहला ऑप्शन डायरेक्टली 0 हो गया, क्योंकि वो लिमिट इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में वेरी लार्ज है, तो 0 to 1 इसमें आएगा ही नहीं, तो अदरवाइज पीडीएफ ऑलरेडी 0 है, तो एग्जैक्टली 0 हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या किया, जब माइनस इन्फिनिटी से 0 में है तो 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल की, प्लस 0 to 1 प्लस 1 to इन्फिनिटी, फिर जब लिमिट 1 से इन्फिनिटी है तो उस केस में पीडीएफ फिर 0 हो जाएगी, तो हमारा 0 से 1 में ये है। इसका आंसर क्या आएगा बताओ, लिमिट बाद में पुट करना, डायरेक्ट पहले इंटीग्रल सॉल्व करो, 0 आएगा सर, log t हो ठीक है जाएगा, ना। log हाँ तो वैसे ही यहाँ भी ऐसे ही है, 0 to 1 करो, 1 रखो, तो उसी लॉजिक से डायरेक्टली ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये तो 0 आ गया बिकॉज x टू इन्फिनिटी या x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो x लार्ज नंबर है, तो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये इंटीग्रल ही 0 हो जाएगी, तो इंटीग्रल 0 हो गई, तो 0 into समथिंग 0, इसमें भी लिमिट। सर ये लास्ट जो फोर्थ वाला आपने लिखा है इसका इंटीग्रेशन log t होगा, 1 रखेंगे तो log 1 0 हो जाएगा, माइनस log 0 तो माइनस इन्फिनिटी होता है, log 0। अच्छा, यहाँ तो मैंने लिख दिया 1/t है ना, ओके, सो log 0 माइनस इन्फिनिटी, फिर तो 0 into इन्फिनिटी वैसे बन जाएगी ना ये, यस सर। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया फिर तो दूसरा एग्जांपल लो है ना, तो मतलब आएगा तो 0 ही, यहाँ प्रूफ नहीं कर पाओगे तो बात है, आएगा 0 है ना, क्योंकि यहाँ पे था प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे कोई ऐसा रैंडम वेरिएबल बताओ जिसका सपोर्ट पूरा रियल नंबर होता है, नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल का सीडीएफ लिखना डिफिकल्ट है ना, क्योंकि यहाँ तो हमने 0 से 1 लिया, इसलिए यहाँ पे क्योंकि 1/t दे रखा है, तो इस चक्कर में इसका वो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि वो है ना log t आ गया, फिर क्या हो गया, डबल एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, हाँ, लेकिन वो यूज प्लस वाले में भी रियल नंबर होता है और कोची में भी होता है। हाँ, लेकिन सीडीएफ लिखना डिफिकल्ट है ना, तो ऐसा उसका सीडीएफ इजी हो, हम यहाँ यूनिफॉर्म 0 1 इसलिए चूज कर रहे थे कि जिसका इजी हो वो करना, सीडीएफ लिखना या पीडीएफ लिखना, हाँ तो उससे कर सकते हैं, हाँ लाप्लास रख के कर सकते हो आप, जैसे पीडीएफ जहां जहां पीडीएफ है ना, इसमें मैंने उन्हीं ऑप्शन को पीडीएफ में लिख दिया है, तो जहां जहां पीडीएफ है लाप्लास का पीडीएफ यूज कर लो, स्टैंडर्ड लाप्लास जो है, अब उससे करके देखो आएगा, क्योंकि अभी यूनिफॉर्म 0 1 का प्रॉब्लम है तो मैं रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ऐसा नंबर लो जो पूरा आ रहा है, फिर उससे देखो क्या आता है, तो आएगा। कोई थ्योरम है ये, तो थ्योरम से ट्रू तो आएगा ही, तो सारे ऑप्शन ट्रू है, क्योंकि प्रूफ भी भेज दिया उन्होंने, तो ये थ्योरम है, प्रूफ करना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, जहाँ टाइम किल लेगा, तो ये थ्योरम ही है,
या तो स्टेटमेंट याद रखो या फिर है ना इसका एग्जांपल से प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट बताओ। अच्छा ग्रुप में आया हुआ है 3 5, तो रुको रुको 1 by 1 3 5 3 कह रहा है कि एफ बी द डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरम है सर। हाँ हाँ ये सारे वही तो करते हैं एग्जाम वाले भैया, ये भी लोग ऐसे बनाए, लेकिन हमें समहाउ कन्विंस करना पड़ेगा कि हाउ टू प्रूफ, आइदर प्रूफ या हाउ टू फाइंड आंसर, क्योंकि थ्योरम ये भी थ्योरम ही है। यस, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और जी एक्स आपको क्या दे दिया 1 by h इंटीग्रल x टू x प्लस h एफ टी डी टी, है ना। अब पूछ क्या रहा है ये, तो बताओ कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अच्छा एच एक्स तो है, तो ये भी थ्योरम है, लेकिन इसको प्रूफ करना पड़ेगा ना। सर इसको प्रॉपर्टीज यूज करके इजीली प्रूफ हो जाएगा सर। हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, लेकिन वो करने में साथ ही करते हैं। तो यहाँ से चलो देख लो। अच्छा अगर डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं। सर नहीं सर, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना होगा, इसको सर नॉन डिक्रीजिंग और ऐसे करके इसको प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब उसका जो प्रॉपर्टीज है उसको यूज करके इसको करना पड़ेगा। तो हमें बता रखा है कि f जो है वो CDF है ना, तो हमें ये बता रखा है f खुद CDF है, फिर से यहाँ पे f कोई भी CDF है और gx और hx एक फंक्शन है। चलो फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई आसान सा CDF बताओ। अब मेनली क्या है ना, यहाँ पे सपोर्ट नहीं देते ये लोग, तो वहां दिक्कत है ना। तो सर आप डिक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग सर पहले प्रूफ कीजिए कि x1 ग्रेटर देन x2, या तो उससे करना, उससे कर लो कि x को अगर माइनस इन्फिनिटी रखा ना, प्लस इन्फिनिटी पे 1 आना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी पे 0 आना चाहिए, है ना। नॉन डिक्रीजिंग राइट कॉन्टिन्यूअस उससे भी कर सकते हो। सर वही असली टेक्निक है, मतलब हमने वही सीखा था। वैसे दिख तो रहा है कहीं ना कहीं उसको क्या किया, इंटीग्रेट करके डिवाइड करा है। ये लिमिट वगैरह नहीं लगाया क्या इन्होंने, डायरेक्टली ऐसे लिख दिया ना, लिमिट लगाया, लिमिट लगाना चाहिए ना। तो पूछा है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, मतलब सीडीएफ कौन सा है, जीएक्स और एचएक्स में से सीडीएफ, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अभी जैसे यूनिफॉर्म 01 ले रहे थे, ठीक है, यूनिफॉर्म 01 में सीडीएफ क्या होता है, उसे ट्राई करते हैं। एक्स वही है, तो एक्स ले लेते हैं। चलो अब एक्स अगर रख के जरा चेक करो जीएक्स क्या आएगा। अगर मैं इसको एक्स रखता हूं, एफएक्स को एक्स रख देता हूं, तो क्या आएगा ये। सर ग्रुप में देखिए सर, मैंने भेज दी सर। हाँ हाँ रुको रुको, तुम यहाँ से बताओ इंटीग्रेट करके कितना बनेगा ये जीएक्स की वैल्यू। एक्स प्लस एच का और इसका माइनस का एक्स स्क्वायर और एक। हाँ फिर ये एच भी है। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है यहाँ लिमिट एच टेंड्स टू 0 होना चाहिए था बाहर। 2h plus h square आएगा सर। 2h plus hs। 2xx plus h square है सर। अच्छा मतलब 2xh प्लस बाहर का 1/h होगा सर, इसे डिवाइड तो डिवाइड कर देंगे तो 2x आ जाएगा कुछ, 2x प्लस h। पर मुझे लग रहा है ऐसा यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 होना चाहिए नहीं, यहाँ पे ऐसे। नहीं सर, नहीं 0 नहीं होगा सर। अच्छा रॉन्ग एप्रोच में जा रहे हैं सर। अच्छा तुमने प्रूव किया, इसको क्या किया है, ये hx है। अच्छा जिसने क्वेश्चन बनाया ये तुम्हारे पास जो पीडीएफ है यहाँ पे है ना, तो मतलब डेफिनेशन लगाया है पूरा है। सर पूरा डेफिनेशन से ही होगा, मतलब कोई मतलब इजी है, मतलब
मतलब वो जो तरीका है दिखाने का उससे दिखाओ, प्रूफ करो। पूरा प्रॉपर्टीज अप्लाई Actually- करके ही हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं। हाँ तो प्रूफ से एक्चुअली मैं बचता हूँ, प्रूफ क्या है ना, लिखना बहुत वैसा टाइम नहीं टेकिंग सर, है। प्रॉपर्टीज अप्लाई हाँ। करेंगे तो प्रूफ क्यों करेंगे, तो प्रॉपर्टीज अप्लाई। ठीक है, तो सीडीएफ अगर आप चेक करोगे तो सीडीएफ होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी है तुम वो चेक करो फिर, कि प्लस इन्फिनिटी पे 1 आना चाहिए, है ना, माइनस इन्फिनिटी पे 0 आना चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डिक्रीजिंग, है ना। ये 4 प्रॉपर्टी है, ये जी के लिए चेक करना है और यही एच के लिए भी चेक करना है। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, ये प्रूफ करवाएगा। तो एग्जाम में कभी नहीं आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे मिल जाएगा तुम्हें ऑब्जेक्टिव में, मतलब ऐसे प्रूव दैट तो नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं ना, उसमें तुम्हें खुद ही प्रूफ करना पड़ेगा, या फिर या तो स्टेटमेंट याद हो थ्योरम का, या प्रूफ करना पड़ेगा। जिसका एक्चुअली है ना, यहाँ पे तो एक्चुअली ये हिंट दिख रहा है कि ये x टू एक्स प्लस एच है, यहाँ 1/h लिया हुआ है इन्होंने, यहाँ x माइनस एच टू एक्स प्लस एच है अपॉन 2h लिया हुआ है। तो इंटरवल का जो लिमिट है, मतलब गैप है, लिमिट का जो इंटीग्रल की जो लिमिट है वो 2h है यहाँ पे, तो ये 2h से डिवाइड किया, यहाँ h है तो h से डिवाइड किया। सर इसमें लिमिट भी हो गया s टेंड टू 0 आई थिंक। पता नहीं अब इसमें, तो इन्होंने जो भेजा है उसमें तो नहीं है, उसमें है देखो, इन्होंने जो प्रूफ भेजा है बी वाले का, इसमें नहीं दे रखा सर लिमिट। है ना, तो इसने बस सब्स्टिट्यूशन किया है, हाँ हाँ, लिमिट दिया हुआ है, लास्ट में देखिए, पूरा ठीक से देखिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 है, x, हाँ, x टेंड्स टू इंफिनिटी ऐसा करके दिया हुआ है। h का कोई काम नहीं है उधर से। हाँ वो डायरेक्टली उसके इक्वल आ गया, gx मतलब जस्ट सब्स्टिट्यूशन करके समाउ इक्वल दिखा रहा है, नहीं मतलब ये प्रूफ है ना, इसका सब प्रूफ करना पड़ेगा, जनरल करोगे तो प्रूफ करना पड़ेगा। वैसे एग्जांपल लेकर ट्राई कर सकते हो, जो मैं करना चाह रहा था, तो उससे करके फिर चेक करो सीडीएफ बनाएगा कि नहीं बनाएगा। सीडीएफ बनाने के लिए वही नॉन डिक्रीजिंग, राइट कॉन्टिन्यूअस, इन्फिनिटी पे 1, माइनस इन्फिनिटी पे 0। लेकिन वैसे जो ये तब होगा जब सपोर्ट रियल नंबर होता है ना, ये तो तब जो हम लिखते हैं प्रॉपर्टी, ये तब होता है सपोर्ट रियल नंबर जनरली है। अदरवाइज जैसे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक्सपोनेंशियल के सीडीएफ में 0 पे तुम सीडीएफ निकालोगे तब भी 0 आएगी, क्योंकि उसका सपोर्ट 0 से स्टार्ट होता है ना, इसीलिए। एनीवे, तो हाउ टू प्रूव दिस, देखो ये प्रूफ समझ आ रहा है तुम लोगों को, क्योंकि प्रूफ से मैं बचना चाहता था, लेकिन प्रूफ करवाएंगे। देखो जैसे मुझे एक तो पहले ये चेक कर लो कि इन्होंने जैसे प्रूफ किया, तुम्हें अब लिमिट लगानी पड़ेगी एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी, या मतलब जी को ही चेक करना है, चलो मैं जी का कर देता हूँ। जो इन्होंने प्रूफ भेजा है ग्रुप में वो एच के लिए है ना, देखो वो इस एच के लिए प्रूफ है, जी के लिए ट्राई करते हैं। चलो तो मुझे जी चाहिए क्या, एट माइनस इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी जी एक्स, है ना, इसका मीनिंग हालांकि यही होता है ना, इसका मीनिंग यही है। और लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पुट कर लो वैल्यू जो है, सो 1/h x टू x प्लस h ft dt। अब ये लिमिट x पे लगी हुई है, तो कितनी आ जाएगी ये, अप्लाई करो इसको। माइनस 0 आ रही है। 0 आ जाएगी। फिर से वही है कि यहाँ पे h कोई भी नंबर है, लिमिट वो होगा तो ये 0 ही आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत स्मॉल नंबर है ना, तो एट द एंड
या देखो प्रूफ उसको है ना पूरा प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा इंटीग्रल के। है ना, तो यहाँ पे वो है, अगर प्रूफ कर जैसे किया है उन्होंने, तो अगर तुम प्रूफ करना चाहो तो ये x है ना, तो ये सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं कि t को क्या ले हम लोग, ये एक नया वेरिएबल ले लो, तुम्हारा लिमिट है x से स्टार्ट है, x हटाना है, तो एक नया वेरिएबल u ले लो t माइनस x, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन, x की लिमिट तो रहेगी, इंटीग्रल को हम लोग रिड्यूस करेंगे, तो एफ टी है, तो मैं क्या करता हूं t को लिख सकता हूं u के टर्म में क्या, u प्लस एक्स, है ना, t को, और dt और du सेम ही हो जाएगा, तो du हो जाएगा। अब लिमिट क्या हो जाएगी u की, u मैंने सब्स्टिट्यूट किया है t माइनस एक्स, तो अभी t की लिमिट है x टू एक्स प्लस एच, तो जब आप t को x रखोगे तो x माइनस एक्स 0, और ये क्या हो जाएगा 0 प्लस एच। अब क्या होगा, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है, तो यहाँ लिमिट देखो, ये लिमिट u पे है, लेकिन हमारा यहाँ मतलब ये जो du है, तो इंटीग्रल की लिमिट जस्ट 0 टू h है u की, सो ये लिमिट यू कैन डायरेक्टली यहाँ अप्लाई कर सकते हो आप। तो यहाँ जब अप्लाई करोगे तो क्या होगा, x माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस u जो भी नंबर हो 0 से h में, तो f ऑफ माइनस इन्फिनिटी क्या होती है 0, तो फाइनली 0 ही आ जाएगी। अब वो चीज आप यहाँ से भी देख सकते थे, x टू एक्स प्लस एच है और x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है एक्चुअली, तो दोनों नंबर बहुत क्लोज है ना, माइनस इन्फिनिटी में कोई छोटा नंबर ऐड कर दो तो क्या ही फर्क पड़ेगा, तो ये लिमिट सेम टू सेम लिमिट है, तो 0 ही हो जाएगी, तो एट द एंड 0 आ जाएगी। इसी तरीके से मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब ये दोनों क्वेश्चन, जो पहला था जो तीसरा है, ये सब थ्योरम्स हैं जो कि आपको दे रखा है चेक करने के लिए, तो इसमें कितने थ्योरम सट्टा मारोगे, ये तो कुछ अप्रोच तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, या तो है ना प्रूफ करने की कोशिश करो, या कुछ एग्जाम्पल लेके उसको वेरीफाई करने की कोशिश करो, है ना, गलत है तो एग्जाम्पल से डिस्कार्ड होगा, नहीं तो प्रूफ करना होगा, नहीं तो छोड़ना होगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में भी अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है छोड़ दो, जो टाइम लग रहा है छोड़ दो, तुम्हें 50-60 नंबर स्कोर करना है ना, तो 40 नंबर अगर तुम छोड़ के भी आते हो या मान लो कुछ गलत भी हो गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करना 50-60 मार्क्स स्कोर करने कम से कम। सर अगर इसको ऐसे अप्रोच करें, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जैसे नॉर्मल का x ले ले, हाँ। इसको इंटीग्रेट करके इस लिमिट पे, और फिर दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दे, कर सकते हो, तो हमारा पीडीएफ आ जाएगा, और जो पीडीएफ आएगा उसे इंटीग्रेट करके 1 आना चाहिए। हाँ तो वैसे भी चेक कर, जैसे हमारा g ऑफ x आया था, हमने यूनिफॉर्म लिया था ना 2x, हाँ, और उसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो सर वो पीडीएफ आ जाता है यूनिफॉर्म का फिर से, अच्छा, तो क्रॉस वेरीफाई हो सकता है। हाँ हो जाएगा वैसे, तो उसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे हम लोग जो सीडीएफ लिखते हैं हम लोग तो ऐसे अज्यूम कर लेते हैं x यूनिफॉर्म 0-1 है, तो x यूनिफॉर्म का एक्चुअल सीडीएफ ये होता है ना 0 when x less than 0, x when x between 0 and 1, 1 when x more than equal to 1, ये एक्चुअली है ना उसमें। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि CDF at 1 भी 1 हो जाएगा, CDF at 2 भी 1 हो जाएगा, CDF at infinity 1 तो होगा ही, CDF at 0 भी 0 हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा 0 पे हाँ 0 ही हो जाएगा, CDF at -1 0 है, CDF at -infinity 0 है, क्योंकि सपोर्ट तो ये है, तो वैसा है, तो मेनली हम लोग ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन प्रॉपर CDF लिखने का ये तरीका है। देखो ठीक है, तो प्रूफ करके देख लो, अभी तत्काल ये थ्योरम्स हैं तो प्रूफ ही कर लो। तो ये g माइनस इन्फिनिटी 0 आया, इसी लॉजिक से g प्लस इन्फिनिटी निकालो, इसी लॉजिक से आप प्रूफ करो कि ये इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग कैसे दिखाओगे फंक्शन को नॉन डिक्रीजिंग के लिए, कि अगर x लेस देन इक्वल टू y है तो x लेस देन इक्वल टू gy होगी, तो यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन ले लो, x स्ट्रिक्टली लेस देन y है तो ऐसा दिखा दो, तो ये हो गया नॉन डिक्रीजिंग के लिए। राइट कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि उसके लिमिट जैसे gx है तो मान लो है ना x पे और x प्लस पे सेम रहेगा, तो g
एंड जी एक्स प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट एट एक्स, दोनों सेम आएगा। तो बट ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर लो चारों, तो उससे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो क्वेश्चन है इसमें, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है दोनों में, हालांकि एच एक्स जो है उसका प्रूफ ग्रुप में भेज ही दिया है ना इसने, स्कैनी ने, तो उसमें दे रखा है प्रूफ। आप देखो यही चारों वेरीफाई किया है, और जी का भी ऐसे ही वेरीफाई, जैसे एच का किया उसी तरीके से बिल्कुल पैरेलली आप जी को वेरीफाई कर दो। ठीक है, तो इसको प्रूफ करो, प्रूफ वाले क्वेश्चन है ये। पांचवा जो है कि बोल रहा है आपके पास सर फोर्थ वाला देख लीजिए, इसमें सर मुझे ऑल फोर करेक्ट लग रहा है, लेकिन इसमें फोर्थ कि xn converges in probability to x and xn converges in probability to y, तो क्या होगा? प्रॉपर्टी में तो ये सारा ही सारा b वाला तब होता है जब b कब होगा, जब g हमारा क्या होना चाहिए, वेरियंस प्रॉपर्टी क्या कहता है सर कंटीन्यूअस होना चाहिए। हाँ, g कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तब ऐसा होगा b। और जो c ऑप्शन है xn yn converges in probability to x into y, ये डॉट में मतलब नहीं प्रोडक्ट ही होना चाहिए, ये डॉट मतलब प्रोडक्ट ही होना चाहिए ना। जेड जैसा लिखा हुआ है सर, जूम करने में। किसमें, सी ऑप्शन? नहीं, हाँ वो एक्स कॉमन नहीं है, वो जेड जैसा लिखा हुआ है। नहीं तो वो ऐसा है, मतलब जेड क्या मतलब, हाँ वही, हाँ अच्छा, जो एक्स जेड का क्या मतलब है, एक्स इंटू वाई होने चाहिए, तो ये पूछा गया एक्स कॉमा वाई होगा, तो इसलिए गलत होगा, लेकिन होना तो ऑप्शन तो वैसे होना चाहिए। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी की, सम कन्वर्ज करता है, डिफरेंस भी, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई भी करता है सर, प्रोडक्ट भी करता है, प्रोडक्ट भी, डिवीजन भी करता हाँ लेकिन तो इक्वल टू 0 वो भी करता है। हाँ डिवीजन में भी हो जाए, क्योंकि वो ले लेंगे तो डी वाला सही होने के लिए इसमें पहले से मेंशन होना चाहिए ना कि कंटीन्यूअस है ये वाला। हाँ हाँ, बी सही होगा जब लिखा रहेगा कि जी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और सी तो करेक्ट होगा, है ना, अगर प्रोडक्ट है तो। प्रोडक्ट ही लग रहा है सर मुझे। एक्स इंटू जेड होगा तो करेक्ट होगा, तो इसकी करेक्ट करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है ना, प्रॉपर्टी से आप कर सकते हो। तो वैसे अगर जी कॉन्टिन्यूअस दिया होगा तो सारे हो जाते। ठीक है, तो इसमें थोड़ी करेक्शन है। तो इसमें क्या है, इसका एक स्टेप, ये थ्योरम होता है, ये जो क्वेश्चन हालांकि ये गेट में आया हुआ है, ये गेट में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, हाँ पता नहीं है कि नहीं। एक्शन सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल है, ये पीएमएफ दे रखा है ना, xn बराबर माइनस एन की पावर p, एक तो ये हाफ है, और xn बराबर n की पावर p, ये भी हाफ है। अब बोल रहा है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम कब वैलिड होगा और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कब वैलिड होगा, तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर के लिए? वो केस हो गया सर, एक आईआईटी केस होता है। हाँ, ये आपके मतलब एग्जिस्ट होना चाहिए और वेरिएंस फाइनाइट होना चाहिए। तो यहाँ से वेरिएंस क्या आएगा? वेरिएंस भाई है। फिर यहाँ पर लिंडेबर्ग और फेलर की कंडीशन लगानी पड़ेगी। हाँ, वो जो आपका क्या आता है, वेरिएंस ऑफ समेशन xi अपॉन n स्क्वायर, ऐसा कुछ। यस सर। तो वेरिएंस ऑफ xi अपॉन n स्क्वायर ऐसा कुछ होता है ना, समेशन। होता है सर bn इक्वल टू ये वाला वेरिएंस ऑफ x। तो x बार का वेरिएंस कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर बाय n स्क्वायर, या वैसे भी वेरिएंस ऑफ वो तो यही होता है, x बार का वेरिएंस क्या होगा, x be a sequence of random variable this, तो वेरिएंस ऑफ समेशन xi निकालो, क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई, तो यहाँ एक्चुअली अभी ना
ये आईआईडी दिया नहीं है आपके सिलेबस में, जो क्वेश्चन सिलेबस में लिखा हुआ है कि आईआईडी का ही केस होगा, है ना। यहाँ पे एक्चुअली जो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर या सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो जैम के सिलेबस में है, उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आईआईडी वाले होंगे। यहाँ आईआईडी दिया नहीं है, तो इसका लॉजिक ये है कि वही करना है आपको, एक्स बार का वो निकालना। तो ये आएगा वेरिएंस ऑफ समेशन एक्स आई अपॉन एन स्क्वायर, ये फाइनाइट होनी चाहिए, ये रेस्ट्रिक्शन है सर जी। इसका फॉर्म अलग है सर। क्या फॉर्म बताओ? सर वो इंटरवल फेलियर कंडीशन है डब्ल्यूएलएन का, उससे सर आएगा। क्या है कंडीशन? सर वो कंडीशन है ऐसा कि जो Cn मतलब 1/Cn स्क्वायर समेशन ऑफ k इक्वल टू L1 to n और नेक्स्ट समेशन मॉड ऑफ xk माइनस म्यू k ग्रेटर देन एप्सिलॉन Cn इनटू xkl माइनस म्यू k होल स्क्वायर इनटू pkl टेंड्स टू 0 as n टेंड्स टू इंफिनिटी। ऐसा कुछ फॉर्म है तो लगाओ, मैं आपको भेज, तो उसको अप्लाई करो आप यहाँ पे। सर उसका अप्लाई करने से आ गया सर। क्या आया? तो उसको करने से n ग्रेटर देन 2 अल्फा प्लस 1 एक्स माइनस 2 ऐसा कुछ आया है। एक्चुअली इस तरह क्वेश्चंस गेट में आए हैं, ठीक है ना। जैम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया और आएगा भी नहीं, क्योंकि जैम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आईआईडी वाले क्वेश्चंस आएंगे, जहाँ पे आईआईडी होगा। यहाँ आईआईडी क्यों नहीं है? क्योंकि हर रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट अलग अलग है। जहाँ वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर या सेंट्रल लिमिट थ्योरम की बात होगी तो वहाँ पे आईआईडी है ना, सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है आईआईडी केस ओनली, ठीक है ना। तो आपको आईआईडी केस के फिर भी अगर सीखना हो तो ये अप्लाई करने की कोशिश करो। देखो यहाँ से वेरिएंस निकालो आप, तो यहाँ से आप मीन निकालोगे ना, ये भी एक कंडीशन है, आगे थ्योरम पढ़ो आप, आगे जाके एक ये भी थ्योरम मिलेगा। तो दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगी और e ऑफ xn स्क्वायर निकालेंगे आप, तो क्या होगा इसका स्क्वायर, तो n की पावर 2p है ना इंटू 1/2 प्लस ये चीज 2 बार आएगी सेम यहाँ से, तो कहने का मतलब n की पावर 2p आ गई। देखिए यहाँ ध्यान से, तो ये n की पावर 2p अपॉन n स्क्वायर, तो ये हो गया n की पावर 2p माइनस 2 और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर लगा दूं मैं इसमें, तो ये फाइनाइट कब आएगी? लिमिट वाला तो उसमें 0 आनी चाहिए सर, क्या आनी चाहिए? 0 होनी चाहिए सर। किसका कंडीशन होता है जब आईआईडी केस ना हो तो इंडिपेंडेंट हो ओनली। क्या 0 आना चाहिए? जो ये जो वेरिएंस ऑफ x है डिवाइड बाय n स्क्वायर 0 होना चाहिए n टेंस टू इन्फिनिटी पर। नहीं अभी बताओ। इससे तो आ रहा है, इससे तो आ रहा है ना सर 0। हाँ वही बात, तुम जो 0 कर रहे हो ना, एक्चुअली यहाँ पे जो 0 आएगा वो फाइनाइट ही आएगा, अदरवाइज इन्फिनिटी हो जाएगी। तुम जो 0 कर रहे हो फाइनाइट हो जाएगी। देखो p लेस देन हाफ होगा तभी, लेकिन यहाँ पे तो वो हो गया, जब 2p माइनस 2 हो गया तो लेस देन हाफ कर देंगे तो सर 0 ही हो जाएगा ना। अच्छा p बराबर क्या कर देंगे, तो हाफ कर देंगे तो 0 नहीं होगा। अच्छा हाफ कर देंगे तो क्या होगा, p लेस देन हाफ। सर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, फिर x टू इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा सर। अच्छा मतलब ये कहना चाह रहे हो तुम कि अगर हाफ रखे तो n यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, लेकिन वहां तो बोला p लेस देन हाफ के लिए ओबे करेगा। सही है सर, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा तो मतलब ये है जो है, तुम अदरवाइज वो इन्फिनिटी आ जाएगी ना, अदरवाइज इन्फिनिटी आएगी, तो ये तुम्हारे पास फाइनाइट, तो किस कंडीशन में फाइनाइट रहेगा, तो p लेस देन हाफ में तो फाइनाइट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। p को जैसे 1 रख दोगे तो ये तुम कहना चाह रहे हो 0 आना चाहिए, ठीक है इसको 0 कर दो, ऐसा कुछ। ये सब है ना जैम में, ये नहीं है फिर भी तुम्हें करना है, देख सकते हो इसमें बुक्स में थ्योरम मिल जाएगा तुम्हें, जहाँ वीक लॉ गुप्ता कपूर में भी है, ये सब थ्योरम मिल जाएगा वहाँ पे कि कब होल्ड करती है जब आईआईडी ना हो तब। तो हमारे पास जैम के सिलेबस सिर्फ आईआईडी वाली केसेस है, तो आईआईडी नहीं होंगे तो क्या वहाँ पे थ्योरम से वही अप्लाई करना है। तो एक ये भी थ्योरम आता है, ये देखना पड़ेगा, तो ये थ्योरम देख लो वहाँ पे, तो उस थ्योरम से आ जाएगा। तो ये वाली चीज इसके लिए तो होल्ड करेगी। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम कब होल्ड करती है, तो मीन और वेरिएंस लिनियर बाय का जो स्केलिटी है उससे होगा। हाँ क्या होगा, तो आंसर कैसे आएगा?
सर उसका जो फॉर्मेट है उसके साथ कंपेयर करने से एक्सेल 2 प्लस डेल्टा ऐसा करके कुछ आया था, तो उधर से करने से आ जाएगा सर। नहीं तब करके बताओ ना, आ जाएगा नहीं, वो कब आएगा, वो नहीं आएगा। मतलब हाँ मैं आपको सेट कर दूँ। हाँ सर ये p को अगर 3/4 रखिए तब भी तो नेगेटिव में जाएगा और डिनोमिनेटर में चला जाएगा और टेंस टू इनफिनिटी 0 हो जाएगा। मतलब एनी नंबर बिटवीन लाइक लेस देन 1। नहीं तो हमें पूछ रहा है कि किसके लिए होल्ड, मतलब ये जो p लेस देन हाफ है तो होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, ये डिसाइड करना है। हाँ मतलब इसके बाहर भी होल्ड कर सकता है, बट अभी ऑप्शन चुकी है तो p लेस देन हाफ के लिए होल्ड करेगा कि नहीं। सर लेस देन हाफ के लिए, ग्रेटर देन हाफ में बस 1 तक करेगा, 1 की बात नहीं होगी। हाँ तो नहीं, इसने कहा p लेस देन हाफ पे होल्ड करेगा तो ठीक है, अगर हाफ पे होल्ड कर रहा है ठीक है। और हाँ 1 के बाद है ना, जैसे p तो पावर है होल्ड करेगा। फिर सीएलटी देख लीजिए तो हो क्या यहाँ से करिए। हाँ CLT के लिए क्या कंडीशन है, कुछ है? वैसे तो IIT में होता है मीन वेरिएंस फाइनाइट होना चाहिए, IIT में तो सिर्फ इतना ही है, लेकिन यहाँ पे सर मीन एंड वेरिएंस एग्जिस्ट करना चाहिए, सबसे पहले कंडीशन तो यही है। नॉन IIT में क्या होगा, नॉन IIT केस में? हाँ सर नॉन आईआईटी केस में बता रहा हूँ कि मीन एंड वेरिएंस एग्जिस्ट करना चाहिए। अच्छा हाँ तो इसका तो उसके बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सम ऑफ द जी वाला नॉर्मल फॉलो करेगा। वो जो सिग्मा स्क्वायर होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा सच में, जब इंडिपेंडेंट है तब वेरिएंस ऑफ each xi तो आया था n की पावर 2p है ना, वेरिएंस ऑफ xn आएगा n की पावर 2p। p मोर देन 0 लोगे तो वो भी करेगा नहीं, ये पहला ऑप्शन होना चाहिए फिर तो। xn का जो वेरिएंस है तुम्हारे पास सर ग्रुप देखिए सर। तो इसमें क्या आएगा, क्या है इसमें, जैसे इन्होंने तो है ना, अच्छा लेस देन हाफ, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे vn अपॉन 10.5 में जो कर रखा है, तो वेरिएंस xn का है n की पावर 2 अल्फा, वो यहाँ से भी आ रहा है ना। सो वेरिएंस ऑफ अच्छा xn जो है, तो ये थ्योरम लगाना पड़ेगा नहीं, वेरिएंस ऑफ xn अपॉन n स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, n की पावर 2p अपॉन n स्क्वायर, तो ये कितना आएगा n की पावर 2p माइनस 2। ठीक, तो यही तो हमने वहां भी किया था, वहां कितना आया था। तो यहाँ तुम्हारा ये क्या कह रहा है, तुम जो भेजे हो उसमें क्या है, इसमें यह है कि vn अपॉन n स्क्वायर शुड बी लेस देन शुड कन्वर्ज टू 0। तो ये कैसा ऐसा कब होगा, जब अल्फा लेस देन हाफ होगा। और vn तुम्हारा ये है, तो vn अपॉन n स्क्वायर क्या लिया इसने, समेशन लिया ना उस पे। तो ये थ्योरम लगाना है, हालांकि जैम में नहीं है ठीक है ना, ये गेट पर है, ये गेट में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे अभी दोबारा, तो देखना पड़ेगा थ्योरी फिर से। ये सब कुछ है सर। हाँ वो लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये पहले वाले से आ जाएगा, जो इसने बनाया वहीं से क्वेश्चन बनाया मुझे लग रहा है। तो ये vn अपॉन n स्क्वायर टेंस टू 0 हो रहा है ना, तो यहाँ पे अल्फा लेस देन हाफ हो जाएगा, तो उसी तरह से ने p लेस देन हाफ कर दिया है। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम के लिए p लेस देन 0 इसने वैसे बनाए। कून रॉय की बुक में है सर सारे क्वेश्चन। मिल जाएगा, किसमें है? प्रॉब्लम्स इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी कून रॉय। अच्छा तो उससे उठाया हुआ है क्वेश्चंस, ओके तो इसका पीडीएफ फॉर्मेट नहीं मिलेगा, इसका हार्ड कॉपी खरीदना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो जैम वाले बच्चे इसको छोड़ दो, ये सब क्वेश्चन ना, ये जैम में ये आएगा नहीं, क्योंकि जैम में आईआईटी वाले केसेस के ही क्वेश्चंस आएंगे, तो ये नहीं आएगा। इसके लिए थोड़े और थ्योरीज पढ़ने पड़ेंगे, मतलब मैं भी भूल गया हूँ, मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा। तो उसमें फिर जो थ्योरम्स हैं वो अप्लाई करना पड़ेगा, कि जैसे ये क्वांटिटी है, आगे वो जो थ्योरम्स हैं वो अप्लाई करना पड़ता है। जैम में तो नहीं है, जैम में इसको स्किप करो अभी। 7, 9, 10, 12 देखते हैं।
ये सब छोड़ दे, सब क्या फालतू क्वेश्चन बनाया है। तो जैम में तो नहीं, जैम का लेवल ये नहीं है, इसमें तो आएगा नहीं। सातवां क्या है, ये सब ऐसे ही फिक्स किया है कि x विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन m, क्या लिखा है, मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा s स्क्वायर होगा, सिग्मा स्क्वायर होगा। तो z बराबर x माइनस म्यू बाई सिग्मा, तो 6 लिखते हैं इसमें। तो सपोज दैट z बराबर ये सिग्मा होगा, ठीक है ना। तो z की वैल्यू बता रखा है -1.25 है और x की वैल्यू 40 है और z की वैल्यू 1.98 है। x या कुछ और, म्यू या सिग्मा। अच्छा, कहने का जब ओके, तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जब x 40 है तो z ऐसा है और z 1.98 है जब x आपका 60 है। तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि मॉड x माइनस 40 जो होगा मोर देन 10 होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इससे वो नहीं आ जाएगा, म्यू और सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आप इसमें पुट कीजिए कि जब x को मैं 40 रखता हूं तो z मेरा -1.25 है और जब x हम 60 रखेंगे तो हमारा z 1.98 है। ये पुट कीजिए यहाँ पे। तो इसको पुट करने के बाद क्या आएगा, म्यू की वैल्यू क्या आएगी और सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, ये निकल जाएगा कि नहीं। उसके बाद इसको करो सॉल्व, तो यहाँ आपको फाई की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन तो हो जाएगा। तो म्यू मेरा आया था -67.9। अच्छा, ऐसा आ रहा है। सिग्मा हाँ, होना तो चाहिए। यहाँ पूछा गया, प्रोबेबिलिटी पूछा ना। और इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है, करके देखा सिर्फ आंसर ही वैल्यू कर, आंसर आ नहीं है इसलिए ये सब इसको ना करेक्ट करना पड़ेगा। ये कोई नहीं, नेक्स्ट सेशन में करूंगा, अभी तो मेरा हो जाए। तो x माइनस 40 जो है मोर देन 10 एंड और प्रोबेबिलिटी x माइनस 40 लेस देन -10, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लो। तो अब वही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको कि x यहाँ आ जाएगा मोर देन 50 और x जो है लेस देन 30, ये है। तो x मोर देन 50 प्लस x लेस देन 30। और फिर से वही करना है, z में कन्वर्ट करके 5 में आ जाएगा आंसर। तो देखिए वो आंसर, फिर वो 5 की जरूरत पड़ेगी। x माइनस म्यू बाई, यहाँ से म्यू सिग्मा निकालो पहले, फिर सिग्मा, फिर यहाँ मोर देन समथिंग आ जाएगा, प्लस x माइनस म्यू बाई सिग्मा लेस देन समथिंग आ जाएगा, एंड उससे फिर ये 5 के टर्म में कुछ आ जाएगा, प्लस 5 के टर्म में कुछ आएगा, उससे आंसर आएगा। तो अभी ठीक है, एटलीस्ट अप्रोच देख लो कैसे होगा, मिस्टेक्स उसको इग्नोर करो तत्काल, बट है ना, अप्रोच देखो और आगे बढ़ो, मतलब समझो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो जरूरी है। तो इसका तरीका क्या होगा, ये मुझे दे रखा है और इस डेटा से म्यू वेरिएंस आ जाएगी, फिर इसको ब्रेक करोगे, ये 5 में आ गया, तो यहाँ से आपको, और ये डेटा गिवन होगा, एटलीस्ट एग्जाम में आएगा तो आपको ये डेटा गिवन होगा कि 5 जो भी यहाँ से 5 बनेगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल 5.0.6 या 5.0.9 ऐसा कुछ बनेगा, तो वो डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उसको यूज करो। नेक्स्ट बताओ। हाँ, तो नेक्स्ट क्या क्या है, 7, 9, 10, 12। 9 में क्या है, x be a random variable having CD of this। तो आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ, तो ये इस तरह क्वेश्चन का अप्रोच सीखोगे, व्हाट इज द अप्रोच है। 8 भी लिखा हुआ 8 भी है, अच्छा ठीक है, अभी आते हैं 8 पे। तो यहाँ पे देखो, इसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर, पहले सिंप्लीफाई कर लो क्वाड्रेटिक को। तो आप क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करो पहले, दिस स्क्वायर माइनस 5 दिस प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0।
फैक्टराइज करोगे तो बॉक्स एक्स और 5 1 जा 5 है ना, तो 3 2 जा, सो -3 बॉक्स एक्स -2, ठीक है। तो बॉक्स एक्स -3 एंड बॉक्स एक्स -2 ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब ये नंबर लाइन बना लो, तो बॉक्स एक्स की वैल्यू या तो 2 है या 3 है, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो हमें नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव कब है, तो ये इसका सॉल्यूशन आया फाइनली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो ये इक्वल आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज बिटवीन 2 and 3, सो लेस देन इक्वल टू 0 लगा रखा है ना, तो इक्वल टू 0 है तो दोनों पे इक्वलिटी भी लग जाएगी, तो लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3। तो ये तो इंटीजर वैल्यूड है, तो क्या हो सकता है, ये इंटीजर वैल्यूड है तो बॉक्स एक्स की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर 3 होगी। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 2 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, है ना, तो यहाँ से हो जाएगा ना। तो इसका बस अप्रोच सीखो आप कैसे सॉल्व होगा, एटलीस्ट नए नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना आपको, क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। वो मिस्टेक्स टाइपिंग वाले की तरफ से, प्रोपीडिंग वाले की तरफ से, हमारी तरफ से है, तो मुझे बैठ के खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन वो मैं भी पीएचडी के बाद ही करूँगा। तो वो है सो यहाँ से क्या आएगा, x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2 से 3, ठीक है, 2 पे इक्वलिटी लगा देते हैं, प्लस यहाँ से आएगी आपकी 3 से 4, ये आ गई, तो आप पुट कर लीजिए, तो यहाँ से आप पुट कर लेंगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब x क्या, अच्छा मुझे तो CDF दे ही रखा है, तो यूज कर लेते हैं डायरेक्टली। तो डायरेक्टली भी यहाँ सीधा सीधा मैं लिख सकता था इसको, इसको डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे हम कि वैल्यू जो होगी x की वो 2 से 4 के बीच होगी, है ना, तो ये आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं CDF at 4 माइनस CDF at 2 माइनस, क्योंकि यहाँ घटाएंगे और ये बाहर करना है तो 2 से पहले वाला बाहर होगा। अब देखिए इसमें अगर ये करेक्ट CDF है तो इसमें चेक करते हैं हम लोग कि 4 माइनस CDF at 4 माइनस, तो 4 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये तो x मोर देन इक्वल टू 3 पे 1 ही है, तो ये 1 हो गया, माइनस CDF at 2 माइनस, तो 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट 3/5, तो पुट कर लीजिए इसको, तो ये 2/5 आंसर है, मतलब 0.40, ये क्या 0.31 लिख रखा है इन्होंने, है ना, देखिए। सर रेंज डिफाइंड एज 0.31 से 0.70 तक। अच्छा ओके, ठीक है ना, तो 0.40 इसका आंसर है, तो उससे आ जाएगा, रेंज दे रखा है तो ठीक है। 8 जो है, तो यहाँ पे अप्रोच में ये था क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करनी है। एक तो अप्रोच था कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक, वो सीखना है, फिर क्वाड्रेटिक से ग्रेटेस्ट फंक्शन का रेंज, उससे x का रेंज आ गया, तो CDF को कैसे यूज करना है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, ये चीज है। ये जो है ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन्होंने फिट किया है, x1 x2 xn IID है, मीन म्यू है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो r स्क्वायर लिख दिया है, कोई बात नहीं, xi माइनस म्यू की पावर 4 सिग्मा 4 प्लस 1 दे रखा है। अच्छा, तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो मुझे लग रहा है इसमें क्या मिसिंग है, प्रोबेबिलिटी, p वर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बीइंग दिस इज व्हाट, है ना, तो बाहर यहाँ प्रोबेबिलिटी होना चाहिए आई थिंक, वरना लिमिट निकालने का लिमिट इंटरवल में क्यों आएगा, तो है ना। तो जैसे सेंट्रल लिमिट थ्योरम में क्वेश्चन होते हैं ना, ये उस पे फ्रेम करने की कोशिश किया है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी दिस, तो उस पे फ्रेम करना है। तो एक साथ लाओ इसको, क्या करोगे,
अप्रोच क्या होता है कि जो टर्म है, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम में क्या होता है कि जैसे कोई भी मान लो Sn है, तो Sn माइनस मीन ऑफ Sn और रूट अंडर वेरिएंस ऑफ Sn, सो ये जो कन्वर्ज करेगी इन डिस्ट्रीब्यूशन टू Z, कहीं ना कहीं वैसे ही बनाने की कोशिश करनी होगी। और उसके बाद है ना x1 x2 xm is आइडियल रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू है ना, और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, और xi माइनस म्यू की पावर 4 जो है सिग्मा की पावर 4 प्लस 1 है। निकालो, सिंप्लीफाई करो, इसमें क्या है, ये n रूट n है, तो उसके हिसाब से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। n यहाँ पे क्या है, n सिग्मा स्क्वायर अपॉन यहाँ पे है n रूट n, जब इसको ब्रेक करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन रूट n रहेगा। अच्छा, तो अगर वरना ये सिग्मा स्क्वायर कट जाता उस केस में, तो लिमिट हो सकता है ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी हो, इसलिए फिट नहीं बैठ रहा हो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इधर करो गलत हो जाएगा। बट अप्रोच क्या है, ये समहाउ हमें क्या करना है इसमें कि वैसे ही हो जाएगा कि z की वैल्यू कुछ आ जाएगी, मान लो फॉर एग्जांपल है ना, वैसा कुछ आ गया 1 से 2 एग्जांपल के लिए, तो इसका अप्रोच ये है कि 5 माइनस 1 टाइप का बन जाएगा यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो इसका ये अप्रोच है कि इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। अब मेनली यहाँ पे ये है कि आपको फिट करना पड़ेगा इसका मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, वैसे करके इन दोनों टर्म को एक साथ ला सकते हैं, फिर उसका मीन सबट्रैक्ट करेंगे, वेरिएंस से डिवाइड करेंगे वेरिएंस के रूट से, फिर जो आएगा उसको z लिख देंगे, फिर जो भी नंबर्स आएंगे, यहाँ अगर n रहेगा तो n टेंस टू इनफिनिटी लगा दो, अगर मान लो यहाँ n है 1/√n है फॉर एग्जांपल, तो वो 0 हो जाएगी ये चीज अगर ऐसा है तो लिमिट है ना, उसमें n टेंस टू इनफिनिटी लगा दो, तो ये बन गया और उससे याद है। ये इसका अप्रोच है, इसमें हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो। 8 के बाद x माइनस म्यू का होल स्क्वायर क्वेश्चन कंसीडर करेंगे ना। हाँ ऐसे मान लीजिए उसके साथ फिट कर लीजिए, हाँ कि उसके हिसाब से फिट कर लेते हैं, और बाद में जहाँ जहाँ n रहेगा n टेंस टू इनफिनिटी लगा दो, हटा इनफिनिटी 0 कर दो उसको, ये है। तो मतलब उसमें है कि इधर उधर टर्म अगर थोड़े से गलत टाइप कर दिया होगा तो मिस्टेक हो जाएगा, बट अप्रोच जानना वही करा। क्वेश्चन जैसे मान लो अगर हमारे पास शॉर्ट टेस्ट है, मैं बोल रहा हूँ 5-6 हजार क्वेश्चन है, उसमें मान लो तुम्हें 500 क्वेश्चन गलत ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, 1000 क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन का अप्रोच अगर आपको पता है तो एटलीस्ट इतने 5-6 हजार क्वेश्चन के अप्रोच तो पता चल गया ना कि इस क्वेश्चन होंगे कैसे, ये चीज है। ठीक है, 8 हो गया, 9 उसके बाद क्या है, 10 भी है, तो 10 कह रहा है कि in a simulation experiment of two independent observation x1 x2 are generated from Poisson distribution with mean 1, तो मतलब x1 x2 क्या है, Poisson है mean 1 से। The experiment is said to be successful if x1 plus x2 is odd, अब x1 plus x2 odd होगा तो experiment successful है। So what is the expected value of number of experiment required to obtain the first success, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिक से रिलेट हो गया। तो x1 x2 आपने चूज किया पॉइसन 1 से, और सक्सेस जो है x1 प्लस 2 ऑड होने की है, तो x1 x2 पॉइसन 1 है, तो x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग जानते हैं कितना आएगा, पॉइसन 2। अब ये पॉइसन 2 है, सो प्रोबेबिलिटी x1 बीइंग 1 3 5 7 9, ये जरा निकालिए, फाइंड कर सकते हैं, तो सीरीज बनेगी ये, तो ये आपको फाइंड करना पड़ेगा e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x, तो इसको लिख देता हूं मान लो 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल समेशन, तो इसको बाहर कर लो e की पावर माइनस 2 को, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, नहीं यहाँ 0 से लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने 2n प्लस 1 लिखा है ऑड को, तो n मुझे 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मैं ऑड लेता 2n माइनस 1 तो मुझे n को 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, हाँ। तो ये चीज है। अब इसको इसका समेशन निकाल सकते ना इजीली, ये क्या है, साइन कॉस में फिट हो जाएगा किसी पे होगा। ऑड पावर किसमें आता है, x माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, उसके कुछ ऐसा देख लो किसका समेशन है, इस
आएगा ये, किस पे बैठेगा ये, या एक e की पावर x टाइप में बन जाएगा, है ना, e की पावर x में फिट हो जाएगा। हाँ तो चेक करो ये इसका क्या होगा, e की पावर x और ऐड करोगे e की पावर माइनस x, देखो वही e की पावर x प्लस e की पावर माइनस, उस तरह से कुछ बन जाएगा, इसको चेक करो। तो ये क्या आया, ये स्मॉल p की वैल्यू आई, p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, p आ गया। अब इसने पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, यही क्वेश्चन है। सो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन फर्स्ट सक्सेस, तो मतलब क्या करना है मुझे, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो अगर ये क्या नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, तो ये ज्योमेट्रिक है, और इस ज्योमेट्रिक का मीन कितना होता है 1/p, तो आ जाएगा। तो ये जो भी नंबर आया, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा e ऑफ जो भी पूछा है, दिस इज 1/p, है ना, ठीक है ना, ओके, मतलब अप्रोच ओके है कि नहीं, देखो सर ऊपर वाले का वो आएगा ex minus e to the power minus x/2। अच्छा, x के लिए। तो जैसे e की पावर -2 था, मैंने प्लस ले लिया था बीच में। e की पावर लैम्डा माइनस e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन 2, यस सर। ये आ गया। तो इसका बस अप्रोच वो कर दीजिए, और लैम्डा आपके पास यहाँ 2 ही है, तो ये लैम्डा इज नथिंग बट 2 है, तो 2 है तो e की पावर 2 e की पावर -2 अपॉन 2, तो आ गया, तो 1/p कर दीजिए, हो जाएगा। तो 2 अपॉन e की पावर -2 e की पावर 2 माइनस e की पावर -2, इससे आ जाएगा आपका। सर ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ना एक्सपोनेंशियल और बाइनोमियल का लेकर एग्जाम में। हाँ तो उस तरह से, लाइफ टाइम ऑफ वर्क देता है एक्सपोनेंशियल। हाँ वैसे क्वेश्चन आए हैं जैम में। तो ठीक है ना, इसमें बस वही अप्रोच था कि मतलब दो रैंडम वेरिएबल है, सम ऑड होना सक्सेस बोल दिया, तो p वहां से आ जाएगी, फिर नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, तो ज्योमेट्रिक p आ चुका है, तो मीन 1/p, वो आंसर है। ओके 12, 10 के बाद 12 है, तो 12 कह रहा है कि x यूनिफॉर्मली -1 1 पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो x यूनिफॉर्मली -1 1 पे है, और pi जो है एक्चुअली वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी जब x² इस इंटरवल में होगा, x² i/4 से i + 1/4 में होने की प्रोबेबिलिटी है pi। तो पूछ क्या रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ i द pi लार्जेस्ट, तो i ऐसा क्या होगा ताकि ये लार्जेस्ट हो जाए। अच्छा i यहाँ पे दे रखा है 0 1 2 3, ये क्या फिक्स कर रखा है, डॉट 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 है, तो नो प्रॉब्लम। देखो दिस इज g ऑफ i, अब ये समझो दिस इज g ऑफ i, तो आप पहले कैलकुलेट कर दो, तो यहाँ से क्या होगी प्रोबेबिलिटी x mod x, लेकिन x तो नेगेटिव हो सकता है, हाँ नेगेटिव हो सकता है, तो mod x ले लेते हैं, √i/4 से √i + 1/4, ये चीज है। अब ये प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो यहाँ से दो केस बनेंगे, मॉड है तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो सर मॉड x को ऐसे कंसीडर नहीं कर लेंगे, 0 से 1 हो जाएगा यूनिफॉर्म 0 से। हाँ यस, तो सही रहेगा। तो mod x इज यूनिफॉर्म 0 1, तो mod x हमारा यूनिफॉर्म 0 1 हो गया, तो ऐसे कर लेते हैं तो आसान रहेगा। तो अब mod x जब यूनिफॉर्म 0 1 है, तो मान लो ये y हो गया, y इज यूनिफॉर्म 0 1, तो यूनिफॉर्म 0 1 में प्रोबेबिलिटी जो आती है इसका डिफरेंस है ना, CDF एट दिस माइनस CDF एट दिस, और CDF i ही होता है, लेकिन ध्यान दो, अच्छा यहाँ 3 पे फिक्स रहेगा, है ना, क्योंकि इस पॉइंट पे CDF लिखने का मतलब है कि ये सपोर्ट में तो आनी चाहिए ना, CDF x लिखेंगे तो सपोर्ट में कब तक रहेगा, जब i 3 तक रहेगा, i को 3 रखेंगे तो 3 + 1/4, हाँ तो i फिक्स कर रखा है 0 1 2 3 है, तो आपको देखना है, तो ये हो गया i + 1/4 माइनस √i/4, ये आपका आंसर आ गया, pi की वैल्यू आ गई, ठीक। अब आपको ये बताना है कि i ऐसा क्या रखोगे 0 1 2 3 में से, 0 1 2 3 4 नंबर है जिसपे ये लार्जेस्ट आंसर देगा, बताइए। तो 0 रखेंगे तो 1/4 आएगी रूट में, मतलब 1/2 आ गई है, इसको और खोलोगे तो ऐसा है
रूट अंडर आई प्लस 1 माइनस रूट अंडर आई अपॉन 2 है। आई को 1 रखोगे तो रूट 2 माइनस रूट 1, 2 रखोगे रूट 3 माइनस रूट 2। देखना पड़ेगा डिफरेंस मैक्सिमम कब है ना। वैल्यूज रख के चेक कर लेंगे। हाँ, वो कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, एग्जैक्ट डेसिमल में निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चेक करो खुद ही कि आई 0 1 2 3 ये 4 चॉइस है, इन चारों में से आई की किस वैल्यू पे पी आई मैक्सिमम आंसर देगी, वो आंसर यहाँ आपको फिल करना है। ठीक है, तो देख लेना आप। आगे क्या है बताओ नेक्स्ट। चारों में तो 1/4 ही आता है, तो 1/4 में नहीं, ऊपर डिफरेंस अलग होगा, डिफरेंस है ना, डिफरेंस है तो न्यूमरेटर में अलग अलग आएगा, अलग अलग आंसर आएगा। देखो क्योंकि रूट है ना, एक बार आएगा रूट 2 माइनस 1, एक बार रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 4 माइनस रूट 3, ऐसे बनेगा। चलिए, हो गया डाउट खत्म क्या और है? अरे 9 भी बज गया, बताओ फिर भी कुछ देर और देख लेते हैं। ज्यादा इसमें हुआ नहीं, बहुत कम ही क्वेश्चन डिस्कस किया हमने, क्योंकि शुरू में ही काफी टाइम लग गया था। कोई ट्राई करके आओ, इसमें साथ ज्यादा क्वेश्चन था नहीं, इसमें कितने क्वेश्चन है? 25 ही है ना, तो ये 25 क्वेश्चन का ही टेस्ट था। कोई नहीं, इसको ट्राई करो, आगे फिर डाउट होगा तो कल 6 to 7 डाउट क्लास आई, डेली अभी 6 to 7 चली रहा है डाउट क्लास, तो उसमें भी आप इसके क्वेश्चन पूछ सकते हो। मतलब 6 to 7 में कोई कुछ भी पूछ सकता है, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, क्योंकि उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको भी जो रेलेवेंट होगा डिस्कस करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे या बाद में करेंगे, वैसा है। ठीक है, ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार बता दीजिए। हाँ 16 जो है 16 कह रहा है कि x1 x2 x3 भी IID रैंडम वेरिएबल हैविंग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक मैट्रिक्स दे दिया x1 0 x2 3। हाँ, क्या प्रोबेबिलिटी है x इनवर्टिबल है, तो बताइए आप कि डिटरमिनेंट a का होना चाहिए नॉन जीरो, तो इनवर्टिबल होने का क्या मतलब है? डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, और डिटरमिनेंट नॉन जीरो होने का क्या मतलब है? इसका डिटरमिनेंट निकालिए, कितना आएगा? x1 into x2 is not equal to 0, x1 into x3 ना, हाँ x3 not equal to 0। अब आपके पास x1 x2 x3 तीनों बर्नौली हाफ है, तो x1 की वैल्यू 0 1 हो सकती है, x2 की वैल्यू 0 1 हो सकती है, x3 की वैल्यू 0 1 हो सकती है। अब मुझे बताइए x1 into x3 का पॉसिबल सपोर्ट क्या है? इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? नहीं, एक मिनट, x1 into x3 ना, अब पेयर लीजिए तो 0 into 0 0 into 1 0, 1 into 0 1 into, अच्छा ये भी 0 1 ही ना, ओके। सर कॉम्प्लीमेंट ले ले तो हाँ 0 1 माइनस, हाँ 1 माइनस 0 कर दो, या बात बराबर ही है कि x1 into x3, हाँ या तो जैसे मन लिया आपको है ना, तो x1 into x3 को कॉम्प्लीमेंट ही ले लो चाहो तो कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x1 into x3 is 0। अब यहाँ से प्रॉब्लम ये होगा कि आपको सारे केसेस लिखने पड़ेंगे, तो मैं जो दूसरा केस लिख रहा था उस तरीके से आसान हो जाएगा, क्योंकि x1 into x3 बराबर 1, नॉट 0 मतलब क्या 1, क्योंकि प्रोडक्ट यार x1 into x3 भी बर्नौली ही है। अब ये 1 कब होगी? जब x1 भी 1 है एंड x3 भी 1 है और इंडिपेंडेंट यही रखा है, तो क्या है 1 होने की प्रोबेबिलिटी? हाफ, और हाफ का आंसर 1/4 हो गया। ठीक है, तो वहां रेंज दे रखा होगा 0.23 से 0.27 तक, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो ये आंसर है, ये मतलब डिटरमिनेंट ने कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया। ठीक है जी, ठीक है ना, ये समझ आया कि नहीं? हाँ चलिए, तो ठीक है, अभी जो डाउट रह गया, अभी टेस्ट 13 तो मुझे दो टेस्ट रखना पड़ेगा, लेकिन ठीक है अभी बाद में पहले पीवाईयू कंप्लीट हो जाएगा, फिर डेली मॉक टेस्ट ही चलेगा, तो वो फिर एंड में मॉक टेस्ट ही डिस्कशन होगा ना, डाउट और मॉक टेस्ट, डाउट और मॉक, पीवाईयू कुछ दिन में कंप्लीट तो हो ही जाएगा, तो वो है, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट ही करना पड़ेगा सिर्फ। ठीक है चलिए, तो अभी स्टॉप करते हैं, 9 to 11 गेट का बैच है, तो थैंक यू।